बिहार के पटना में एक चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चली हुई थी। तभी अचानक से वहां पर वहीं का एक लड़का आता है जिसकी उम्र 35 साल रही होगी और उसकी बाइक पर कुछ सामान बंधा हुआ था। साथ में उसने हेलमेट पहन रखा था और इसके बाद वह बेफिक्र होकर वहां से निकलने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास हेलमेट है तो पुलिस वाले उससे कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन वह ये बात भूल गया था कि यहाँ पर एक नया दरोगा आया है और वह दरोगा सभी से पैसा वसूल करने के लिए उनको किसी भी बात में फंसाकर उनसे पैसे लेने के लिए कहने लगता है। अब इसके बाद जैसे ही वहां से क्रॉस करता है तो वह दरोगा एकदम से इसे रोक लेता है और रोकने के बाद सबसे पहले इससे कागज मांगने लगता है और यहां पर उसे धमकाकर एक साइड गाड़ी लगाने के लिए बोलने लगता है। अब यहां पर जो लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, जो कि इसी शहर के अंदर परचून की दुकान चलाया करता है, वह कहने लगता है कि साहब, कागज मांगने की तो बात आपकी ठीक है, आप कागज देख सकते हो, लेकिन धमकाने की कौन सी बात हुई? इस तरह से आपका धमकाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर जब जैसे ही मनीष इस बात को कहता है तो वहां पर कुछ हवलदार भी थे और हवलदार के सामने जब दरोगा ये सुनता है कि एक साधारण इंसान उसको ये कह रहा है कि ऐसा धमकाना ठीक नहीं है और उसे उल्टा कानून सिखा रहा है, तो उसके बाद वह एकदम से थोड़ा सा गर्म हो जाता है और कहने लगता है कि क्या होगा जब मैं तुम्हें धमकाऊंगा, तुम क्या कर सकते हो मेरा? तो यहां पर जो मनीष होता है वह उसे कहने लगता है, देखो साहब, थोड़ा बहुत कानून तो हमें भी पता है, आपका यह अधिकार नहीं होता। हाँ, आप कागज मांगिए, अगर हमारे कागज में किसी में कोई कमी है या कोई परेशानी दिखाई दे रही है तो उसके लिए आप भले ही हमारा चालान काट दो, लेकिन आपका धमकाने का या लड़ाई करने का कोई भी हक नहीं बनता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दरोगा होता है उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और उसके बाद जैसे वो हवलदारों की तरफ देखता है तो हवलदार उस व्यक्ति की चेष्टा को देखकर मुस्कुरा रहे थे और इसके बाद यहाँ पर जो दरोगा होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है और एक जोरदार चांटा वह उस व्यक्ति मनीष को लगा देता है। अब जैसे मनीष को चांटा लगा था तो यहाँ पर एकदम से उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई बंद हो गई थी, जो कुछ भी वो कह रहा था। और इसके बाद जो दरोगा होता है वो कहता है कि देखा, मैं ये सब कुछ भी कर सकता हूँ और कोई कानूनी धारा हो तो मुझे बता दो, उसका भी मैं अभी के अभी हिसाब किताब कर देता हूं। इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी और उसके घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी हैं। तो यहां पर इतनी उम्र में जाकर वह इस तरह से जब झापड़ खाता है तो उसके बाद उसे बड़ा ही बुरा लगता है और चारों तरफ के लोगों को देखकर वह सोचने लगता है कि ये लोग क्या सोचेंगे कि किस वजह से इस पुलिस वाले ने इसे थप्पड़ मारा है। इस बात की उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इसके बाद यहां पर जो दरोगा होता है वह उसे 500 रुपए देने के लिए कहता है और मनीष चुपचाप 500 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमाता है और यहां से अपना सर नीचे की तरफ करके चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर तो वह पहुंच गया था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ साफ गवाही दे रही थी कि आज इसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जैसे वो अपने घर के अंदर घुसता है तो उसके माता पिता उसका चेहरा देखते ही उससे पूछने लगते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? तो यहां पर जो मनीष होता है वो कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल काम की थोड़ी सी टेंशन है और इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। ऐसा कहकर उसने अपने घर वालों को तो गुमराह कर दिया था, लेकिन जैसे अपनी पत्नी के सामने जाता है तो पत्नी भी उसे देखकर पहचान जाती है कि कोई ना कोई बात तो है, ये नॉर्मल काम की टेंशन नहीं है। तो इसके बाद पत्नी उससे पूछने लगती है, लेकिन यहां पर पहले पहले जो मनीष होता है अपनी पत्नी को भी इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी पूरी तरह से समझ चुकी थी और वह बार बार उसे पूछने लगती है। तो यहां पर जो पति होता है वह उसे बताने लगता है कि इस तरह से पुलिस मिली थी और आज मेरे पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 500 रुपए मुझसे ले लिए। इसी बात से परेशान हूं कि जब मैंने सब कुछ पूरा कर रखा अपनी गाड़ी का तो उसके बाद भी उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? अब इस बात को वह बता तो देता है, लेकिन उसने थप्पड़ वाली बात नहीं बताई थी। और इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि तुम कहां पूरे देश को सुधार दोगे, ऐसा तो हर जगह हुआ करता है और ऐसी बातों से इतने परेशान नहीं हुआ करते। ऐसा कहकर पत्नी अपने काम धंधे में लग जाती है, लेकिन यहां पर मन ही मन मनीष इन सभी चीजों के बारे में सोचता है कि उसने आज अपनी पत्नी से भी झूठ बोला कि उसे पुलिस ने पिटाई लगाई है और ऐसा उसने क्यों किया। हालांकि वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है और जब वह ये बताता कि उसे पुलिस ने पिटाई लगाई है तो घर वाले क्या सोचते, यही सोचकर वह नहीं बता पाता है। और इसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन शाम तक भी मनीष के दिमाग में वही बात घूम रही थी और वह उसी बारे में बार बार सोच रहा था। वह बिस्तर में पड़ा पड़ा इस बात के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है और यहाँ पर मनीष जैसे उस फोन को देखता है तो उसके दोस्त का फोन था, जो कि उसके साथ कभी पढ़ाई किया था। और उसके बाद वह एकदम
एकदम से उस फोन को तो उठा लेता है, लेकिन जब अपने दोस्त से बात करता है तो यहाँ पर उसकी बातों में मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उसके बाद उसका दोस्त भी उसे पूछने लगता है भाई क्या हुआ, कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकता है। लेकिन यहाँ पर मनीष उससे भी पहले मना करता है, कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो दोस्त था वह भाग चुका था बातों के जरिए, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो वह कहने लगता है कि नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है जिस वजह से तू इतना उदास है और तुम्हारी बातें ऐसी हो रही हैं, वरना मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कैसे बात किया करता है और मैं तो तुमसे ज्यादातर फोन पर बात करता रहा करता हूं। तो इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है एकदम से अपनी भावनाओं में बह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो उसका दोस्त होता है जब वह उसे रोता हुआ देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि भाई क्या हुआ, तू मुझे बता, अगर कोई परेशानी है तो मैं अभी के अभी वहां पर आ रहा हूं और तुम्हारी परेशानी का समाधान कर दूंगा। लेकिन तभी यहां पर जो मनीष होता है वो कहता है कि नहीं भाई तू यहां पर मत आ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी ही बात है। इसके बाद जो दोस्त होता है वह उसे अपनी कसम चढ़ा देता है और ये दोस्त उसका पक्का दोस्त था, तो इसी वजह से वह उसकी कसम को झुठला नहीं सकता और उसे बताने लगता है जो जो उसके साथ हुआ था। इन सभी बातों को बताते हुए यहां पर जो मनीष होता है उसकी आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तू उसी समय मेरे पास फोन कर देता, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर देता। मेरे एक फोन से ही वो चुपचाप हो जाता और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन तभी दोस्त कहता है कि नहीं यार मेरा तो दोस्त है और मैं तेरा इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहता। इसके बाद यहां पर जो उसका दोस्त होता है उसे उस जगह के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या तुमने उस दरोगा का नाम देखा था। तो यहां पर जो मनीष होता है वो कहता है कि नहीं यार नाम वगैरह तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन फलाने चौराहे पर उन लोगों की चेकिंग चली हुई थी और उस दरोगा को मैंने पहली बार वहां पर देखा था। इसके बाद यहां पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तू चिंता मत कर, मैं अपने आप सब कुछ देख लूंगा। यहां पर मनीष मना भी करता है, लेकिन विक्रम उससे कह देता है कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मैं उसको सबक जरूर से सिखाऊंगा। ऐसा कहकर उनमें और भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं और बातों के बाद ये फोन कट जाते हैं। लेकिन यहां पर जो उसका दोस्त होता है वह अब आगे की कार्रवाई में जुट जाता है। दरअसल जब मनीष की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद उसका सपना था IAS IPS बनने का और इसी वजह से यहां पर जो मनीष होता है वो उस चीज की कोचिंग लेने लगता है। लेकिन वहीं पर जहां पर वह पढ़ा करता था वहां पर एक गरीब बच्चा भी आता है जो कि पढ़ाई तो किया ही करता है, साथ में पार्ट टाइम काम भी किया करता है, लेकिन वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था। अब जब मनीष होता है उसके परिवार में तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता का परचून का बहुत बड़ा बिजनेस था और उसी बिजनेस को फिलहाल विक्रम संभाला करता है। और यहां पर तो वह केवल शौक के लिए पढ़ाई करने गया था कि अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वह अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभाल लेगा। तो इसी वजह से जब उस लड़के की मेहनत देखता है तो उसके बाद उससे बातचीत करता है और बातचीत के दौरान उसे उसके बारे में पता चलता है। दरअसल उस बच्चे का नाम विक्रम होता है और विक्रम जो कि काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग किया करता है और उसके घर में केवल उसकी मां है। यहां पर जो विक्रम होता है वह अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद यहां पर आ गया है ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके और यहां पर अपने सपने को पूरा करने के लिए वह खुद से ही मेहनत किया करता है, क्योंकि उसकी मां तो खुद से काम करके अपना ही गुजारा कर ले वही काफी है और इसे अपनी पढ़ाई के लिए काम भी करना पड़ता है। तो यही बात देखकर जो मनीष होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसके बाद यहां पर जो विक्रम होता है उससे दोस्ती कर लेता है। इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा रंग लाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय भी बिताते हैं। दोस्ती होने के बाद जो मनीष होता है वह विक्रम से कह देता है कि भाई तुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा और तुझे जितने भी पैसे चाहिए हो मुझे बता देना और सारा कुछ मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। अब इसके बाद यहां पर जो विक्रम होता है वह मना भी करता है, लेकिन मनीष साफ साफ बोल देता है कि जब हम दोनों दोस्त हैं तो तेरा क्या और मेरा क्या। ऐसा ही कहकर वह उसकी मदद करता है और यह मदद उसके काम भी आती है। यहां पर जो विक्रम होता है कुछ ही दिनों में IPS ऑफिसर बन जाता है और जैसे वो IPS ऑफिसर बनता है तो इसके IPS ऑफिसर बनने की सबसे ज्यादा खुशी मनीष को होती है। लेकिन जब कोशिश करने के बाद भी मनीष IPS ऑफिसर नहीं बनता है तो उसके बाद जो मनीष होता है वह वापस से अपने घर आ जाता है, क्योंकि यहां पर उसके पिता कहने लगे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अब तेरा शौक पूरा हो गया हो तो यहां पर वापस आ जा और अपने पुश्तैनी धंधे को चलाना। इसके बाद से मनीष यहां पर रहा करता है, लेकिन जो विक्रम होता है वो लगातार उससे फोन पर बातें किया करता है और कहा करता है कि कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। लेकिन यहां पर जो मनीष होता है वह कभी भी उससे ऐसी वैसी को मदद नहीं मांगता है, क्योंकि दोनों काफी सच्चे मित्र थे। अब जो विक्रम होता है जो कि फिलहाल एक SP है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसके उस दोस्त मनीष के ऊपर आफत आई है, जिस दोस्त ने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था और मेरा पूरा खर्चा खुद ने उठाया था, तो उसके बाद यहां पर जो विक्रम होता है वह सीधा वहां के SP साहब के पास फोन करता है और फोन करने के बाद
बाद उन्हें उस जगह के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो एक दूसरे की मदद कर दिया करते हैं और उसके बाद वो कुछ टाइम लेते हैं, कहते हैं कि 1-2 दिन का टाइम दो और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर कौन कौन की पोस्टिंग होती है और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ऐसा कहकर जो वहां का एसपी साहब होता है वो फोन काटने वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इनको यहां पर क्या काम हो गया हमारे जवानों से। तो वो पूछने लगते हैं कि ये बताइए आपको क्या काम है और आप इस तरह से उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो यहां पर जो विक्रम होता है वो कह देता है कि दरअसल बात ऐसी है कि वहां पर मेरा एक दोस्त रहा करता है जिसने कभी मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था और मुझे पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन आपके एक जवान ने उसके साथ बदतमीजी की है और उसको चाटा भी लगाया है, ऊपर से उसे 500 रुपए भी ले लिए हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वैसे भी उसने गलत किया है तो गलत की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो वहां का एसपी साहब होता है वह पूरी तरह से भावुक सा हो जाता है, क्योंकि यहां पर इसकी कहानी ऐसी थी कि वो गरीब होने के बावजूद भी उस दोस्त ने उसकी इतनी मदद की थी कि अगर वो मदद नहीं करता तो शायद ये इतना बड़ा अधिकारी नहीं होता। तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, आप एक दिन के लिए यहां पर आ जाओ और उसके बाद दोनों मिलकर उसको अच्छे से सजा देंगे। इतने में पता लगा लेता हूं कि कौन सा दरोगा था जिसने उसके साथ ऐसा किया था। अब एसपी साहब जब पूछते हैं अपने कुछ कर्मचारियों से तो उसके बाद उन्हें पता चल जाता है जिस दरोगा ने यहां पर मनीष के साथ गलत किया था और उसे 500 रुपए भी लिए थे। अब इस दरोगा के बारे में एसपी साहब पहले से जांच पड़ताल निकालते हैं और जांच पड़ताल निकालने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह दरोगा काफी ज्यादा घूसखोर है और ये इसी तरह से लोगों के साथ किया करता है, नाकाबंदी करके लोगों से अवैध वसूली किया करता है। तो एसपी साहब जब उसकी पूरा चिट्ठा देख लेते हैं तो उसके बाद वहां पर विक्रम भी आ जाता है और दोनों के दोनों मिलकर इस दरोगा को यहां पर बुलाते हैं और अपने सामने हाजिर होने के लिए कहते हैं। दरोगा भागा दौड़ा एसपी साहब के सामने जाता है और वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो पहुंचता है तो उन्हें सबसे पहले सैल्यूट करता है, लेकिन तभी यहां पर जो विक्रम होता है वह उससे कहने लगता है कि क्यों भाई दरोगा साहब, सरकार की तनख्वाह से पूर्ति नहीं पड़ती जो आप इस तरह से किया करते हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो दरोगा होता है वो कहने लगता है कि साहब आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तो यहां पर जो विक्रम होता है वो पूरी कहानी उसको बता देता है कि इस तरह से तुम्हारे नाके पर एक व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए भी था, लेकिन जब उसने तुम्हें कानून बताया तो उसके बाद तुमने उसको चाटा मारा और ऊपर से 500 रुपए भी ले लिए। जिसको तुमने चाटा मारा था वह मेरा दोस्त था और उसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया था। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो दरोगा होता है उसकी पूरी की पूरी हेगड़ी निकल गई थी। जो कानून की हेगड़ी वो दूसरों के ऊपर जमाया करता था और एकदम से वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी यहां पर जो दोनों एसपी होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें यह सब कुछ बंद करना होगा और ऊपर से उस व्यक्ति के घर जाकर उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने जिसके साथ गलत किया है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके जैसा अच्छा इंसान कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो मैं आज इस पोस्ट पर नहीं हो पाता। इसके बाद यहां पर जो दरोगा होता है वह समझ जाता है कि यहां पर तो माफी मांगने से ही काम चलेगा और अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दरोगा होता है अगले ही दिन सुबह सुबह साधारण कपड़ों में सीधा यहां पर मनीष के घर पहुंच जाता है और उसके घर जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। अब जो मनीष के घर वाले होते हैं वह उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई आप कौन हो और यहां पर माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन तभी जो दरोगा होता है वह उन्हें बता देता है और कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपका बेटा मुझे अच्छी तरह से जानता है। दरअसल मैंने इनके साथ गलत किया था और मुझे इस बात का एहसास हो गया है और इसी वजह से मैं इनसे माफी मांग रहा हूं। अब इस बात को सुनकर जो मनीष के माता पिता होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि भला पुलिस वाले कब से माफी मांगने लगे, वो भी अपने आप ही बिना किसी बात के, क्योंकि उन्होंने तो कोई एक्शन इस चीज पर लिया ही नहीं था और ना ही उन्हें इस बात के बारे में पता था। वह बड़ी हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन तभी पीछे से विक्रम आ जाता है जो कि एसपी साहब के साथ था और वहां पर काफी सारा पुलिस बल भी मौजूद था। अब जैसे एसपी साहब यहां पर आ जाते हैं तो उसके बाद यहां पर जो मनीष के पिता होते हैं वह पूछने लगते हैं कि आप सब लोग यहां पर क्या कर रहे हो और क्या कारण है जो आप लोग इस तरह से हमारे घर पे आए हो और ये व्यक्ति माफी मांगने के लिए आया है। तो उसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वह आगे बढ़ता है और एकदम से विक्रम को अपने गले से लगा लेता है। अब जैसे पिता ये देखता है कि इसने एक पुलिस वाले को अपने गले से लगा लिया है तो उसके बाद पूछने लगता है बेटा ये सब क्या है और मुझे बताओ तो सही ये सब हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो मनीष होता है वह पूरी कहानी अपने पिताजी के सामने उड़ेल देता है और उन्हें बताता है कि ये इस तरह से मेरा दोस्त है जिसको मैंने पैसों का सहारा दिया था और आज ये बड़ा अफसर बन गया है। उस दिन जब आप पूछ रहे थे कि आप उदास क्यों हो तो उस दिन मुझे इसने थप्पड़ मारा था और मुझसे 500 रुपए भी ले लिए थे, जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था। लेकिन जैसे ये बात मेरे दोस्त विक्रम को पता चली तो उसने ये सब कुछ मेरे कहने के बिना भी कंप्लीट कर दिया और इससे मुझे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो मनीष होता है वह उस पुलिस वाले को तो माफ कर देता है और यहाँ पर अपने दोस्त का अच्छी तरह से घर के अंदर स्वागत करता है। उसका दोस्त वहां पर आया
आया था तो यहाँ पर उसके पूरे परिवार से मिलता है और सभी लोग काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। विक्रम जब यहाँ से जाने लगता है तो अपने दोस्त मनीष से कहकर जाता है कि कभी भी कोई ऐसी समस्या हो तो तुम डायरेक्ट मुझसे फोन कर सकते हो और तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर है और कभी भी इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक होकर मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और विक्रम यहां से वापस चले जाते हैं। अब जब मनीष के घर वालों को विक्रम के बारे में पता चल गया है तो उसके बाद इन दोनों परिवारों का घर तक का आना जाना हो जाता है और इसके बाद जो ये दरोगा होता है ये उसके बाद से कभी भी किसी भी आम आदमी को परेशान नहीं करता है और उसे डर लगता है कि ना जाने किस व्यक्ति की कहां तक पहुंच हो और कोई उसके साथ न जाने क्या कर दे, क्योंकि फिलहाल उसकी ड्यूटी खत्म होने से बड़ी मुश्किल से बची थी। विक्रम ने उसे धमकी दे दी थी कि अगर तुमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो उसके बाद फिर देख लेना, मैं भी तो देखूं तुम यहां पर ड्यूटी कैसे करते हो। यानी कि यहां पर अपने गलत कर्मों की वजह से वो बाल बाल बचा है और उसके बाद फैसला कर लेता है कि अब वह अच्छाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।